हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द स्टडी फॉर सिविल सर्विस यूट्यूब प्लेटफॉर्म द ब्यूरोक्रेसी में। और हिस्ट्री के रिवीजन को जितनी जल्दी किया जा सके उतना ही बेहतर है। उससे रिलेटेड PYQs कर लिए जाएं वो भी उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि हमने देखा है कि GS के पेपर में हिस्ट्री का जो वो है वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, तो किसी भी तरीके से इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो कल तक जो हमने चर्चा करी थी हिस्ट्री में पोस्ट मॉडर्न पीरियड तक, उसको फटाफट आगे बढ़ाते हैं और उसी को आधार मान कर आप भी क्या करिए, फटाफट रीजन करिए उस चीज़ का। ठीक है, हम डिटेल में चर्चा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उन पहलुओं के बारे में बात कर रहे हैं जहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं या आते रहे हैं। ठीक है, तो सीधे पहुंचते हैं वापस कहाँ, अपने पोस्ट मॉडर्न पीरियड से आगे वाले फेज में। ठीक है, तो ये देखिए, अब आता है नाम किसका, गुप्ता एम्पायर का। किसका नाम आता है, गुप्त साम्राज्य का। ठीक, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है सबसे पहले तो उसका टाइम पीरियड जानिए, कितना है, 300 से लेकर लगभग 550 ईस्वी तक, अर्थात लगभग 250 साल तक हमको देखने को मिलेगा कि एक केंद्रीकृत सत्ता मौजूद है फिर से मौर्य एम्पायर के बाद। लेकिन मौर्य एम्पायर की तुलना अगर हम करें गुप्ता एम्पायर से, तो देखेंगे कि गुप्ता एम्पायर इज मोर टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन, अर्थात यहाँ पर विकेंद्रीकरण की जो भूमिका है, क्या कह सकते हैं, जो प्रवृत्ति है वो हमको ज़्यादा नजर आती है। जबकि जो मौर्य एम्पायर था वो क्या था, हाईली सेंट्रलाइज था। ये डिफरेंस है दोनों के एडमिनिस्ट्रेशन में, नंबर एक। फिर हम बात करते हैं किसकी, सोर्स की, कि हमको वो कौन कौन से सोर्स मिलते हैं जिससे हमें गुप्ता एम्पायर के बारे में पता चलता है। जैसे कि मौर्य एम्पायर में तो हमको सारे सोर्सेज मौजूद हैं, हमारे पास साहित्य, आर्कियोलॉजिकल यानी कि एडिट्स, और उनके द्वारा जारी किए गए सिक्के। साहित्य में कौटिल्य का अर्थशास्त्र तो है ही, उसके अलावा भी कई सारे लिटरेचर्स हमने डिस्कस किए थे अपने लेक्चर्स में। मजे की बात यह है कि इस पीरियड में भी हमको तीनों फॉर्म ऑफ सोर्सेस मिलते हैं, चाहे वो लिटरेचर हो यानी कि साहित्य हो, चाहे आर्कियोलॉजी हो, और चाहे इनके द्वारा जारी किए गए सिक्के हों। तो हमको तीनों सोर्सेस से जानकारी मिलती है, तो हमें इनके इतिहास को कंस्ट्रक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती। अगर हम बात करें कौटिल्य के अर्थशास्त्र की, तो क्या यहाँ गुप्ता एम्पायर को जानने के लिए हमारे पास उस कोटि का कोई साहित्य मौजूद है? तो हमको पता चलता है कि हाँ, साहित्य का नाम है नीतिसार। क्या नाम है साहित्य का, नीतिसार, जिसकी रचना किसने करी थी, कामंडक ने करी थी। किसने करी थी, कामंडक ने करी थी। तो ये मतलब उस स्तर का क्या एक ग्रंथ है हुआ, जो उस समय के प्रशासन और शासन के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, इसके अलावा गुप्ता रूलर्स ने भी कई सारे अभिलेख स्थापित करवाए अलग अलग जगहों पर। सर्वाधिक अभिलेख किसके मिलते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, कुमारगुप्त फर्स्ट के। ठीक है, इसके अलावा प्रयाग प्रशस्ति का नाम आपने सुना ही होगा, जो समुद्रगुप्त के विजय अभियान के बारे में जानकारी देता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन सब सोर्सेज के बारे में भी एक बार जरूर पढ़ेंगे आप। ठीक है, कि कौन सा अभिलेख किस गुप्त शासक का है। यहाँ पर कॉपर प्लेट्स और कई सारे अभिलेख इन अलग अलग राजाओं के मिलते हैं। हालांकि इसकी तुलना अशोक द्वारा स्थापित किए गए अभिलेखों से नहीं की जा सकती। ठीक है, वो स्तर अलग था, इनका स्तर अलग है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको याद होगा कि यहाँ पर कुषाणों का भी शासक था, कुषाणों के भी कई सारे सामंत थे। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि गुप्त संभवतः किसके सामंत थे, तब आपका जवाब होगा कुषाणों के। तो उन्हीं सामंतों में से एक रहा होगा कौन, श्रीगुप्त नाम का व्यक्ति, जिसने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी और गुप्त साम्राज्य की स्थापना करी लगभग 300 ईस्वी में। ठीक है, ठीक है, तो ये स्वतंत्र सामंत किसकी उपाधि लेता है, महाराज की। किस चीज की उपाधि लेता है, महाराज की। महाराज की उपाधि लेने की घोषणा का मतलब ये है कि ये स्वतंत्र रहा होगा। इसी प्रकार से घटोत्कच नाम के व्यक्ति का नाम मिलता है, जो इसके बाद का शासक है, घटोत्कच। ये भी सिर्फ महाराज की उपाधि लेकर ही संतुष्ट रहा। ओके, इसी प्रकार हम देखते हैं कि अगला शासक बनता है चंद्रगुप्त फर्स्ट, जिसका टाइम पीरियड है 319 से लेकर लगभग 335 ईस्वी तक। ये पहले शासक बनते हैं गुप्त एम्पायर के, जिन्होंने महाराज की उपाधि नहीं, महाराजाधिराज की उपाधि ली है। इसके लिए महाराजाधिराज की उपाधि ली है। महाराजाधिराज की उपाधि लेने का मतलब यहाँ पर समझ लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति या राजा
महाराजाधिराज की उपाधि ले रहा है, तो इसका तात्पर्य यह है कि ये कई सारे महाराजाओं का भी महाराज है। सिर्फ महाराज की ले रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो एक स्वतंत्र क्या है, शासक है। महाराजाधिराज मतलब महाराजाओं का भी क्या, शासक। तो ऐसी उपाधि लेने वाला चंद्रगुप्त फर्स्ट बनता है, पहला यहाँ पर। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि इसने साम्राज्य विस्तार किया होगा, उत्तर भारत में लगभग कई सारे वैवाहिक संबंध स्थापित किए होंगे, जिससे इसकी शक्ति और मजबूत हुई, और कुछ इसने सिक्के भी जारी किए थे। तो आपको क्या पढ़ना है, सिक्कों का नाम और जहां जहां पर वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे चंद्रगुप्त प्रथम ने, उनके बारे में। फिर अगला नंबर आ जाता है किसका, समुद्रगुप्त का। किसका आ जाएगा, समुद्रगुप्त का। आपने नाम सुना होगा समुद्रगुप्त, इसकी अधिकतर जानकारी हमको कहां से मिल जा रही है, प्रयाग प्रशस्ति से। प्रशस्ति का मतलब होता है ऐसा अभिलेख जिसमें प्रशंसा करी गई हो। प्रशस्ति का मतलब क्या है, प्रशस्ति का मतलब होता है जिसमें राजा की प्रशंसा की गई हो, इलॉजिकल टर्म्स में लिखा गया हो। इंग्लिश में से कहते हैं यूलॉजी। सो प्रयाग प्रशस्ति इज अ एडिक्ट रिटर्न इन द यूलॉजिकल टर्म्स, इन द ग्लोइंग टर्म्स, राजा की प्रशंसा करी गई है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इस प्रशस्ति में किस प्रकार से समुद्रगुप्त ने पूरे भारत की विजय करी। उत्तर पथ की विजय अलग, दक्षिण पथ की अलग, दोनों में अलग अलग नीतियों का अनुसरण किया गया। दक्षिण राज्यों के शासकों को पराजित करने के बाद उनको छोड़ दिया गया था, जिसके कारण उनको ग्रहण मोक्षानुग्रह नाम की नीति कहा जाता है। तो इन सब के बारे में ये सारी बातें पढ़ेंगे। समुद्रगुप्त के दरबार में कई सारे विद्वान रहा करते थे, इसके बारे में एक बार रीडिंग मार लीजिएगा, आप ज़रूर मारिएगा। और सिक्के कौन कौन से इसने जारी किए थे, वीणा प्रकार के सिक्के। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे कि गुप्ता पीरियड में जितने भी राजा थे उन्होंने कई प्रकार के सिक्के जारी किए हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सिक्कों के इतिहास के बारे में अगर हम बात करें तो गुप्ता एम्पायर ने सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन किसने जारी किया, गुप्ता रूलर्स ने। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के संबंध में ये सारी जानकारी प्लीज एक बार पढ़ लीजिएगा, आपकी थोड़ी पढ़ाई आसान हो जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर चंद्रगुप्त सेकंड का हमको नाम मिलता है, लेकिन इससे पहले हमें एक कमजोर शासक का नाम मिल रहा है, जिसका नाम है रामगुप्त। ठीक है, तो रामगुप्त के बारे में अगर आप पढ़ लें, थोड़ा सा ही इंफॉर्मेशन होगी इसकी, तो ठीक ही रहेगा। चंद्रगुप्त सेकंड, जो कि पूरे गुप्त साम्राज्य का सबसे महान सम्राट था, इसके बारे में आप जरूर पढ़ेंगे। स्वर्ण युग कहा गया इसके पीरियड को। इसका पीरियड चलता है लगभग 415 ईस्वी तक चलता है। इनके समय में क्या क्या चीज़ें हुई कि विद्वानों को संरक्षण मिला, साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति देखने को मिली है। साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति देखने को मिली है। दरबार में 9 रत्न रहा करते थे, कालिदास उनमें से एक थे। ठीक है, कालिदास की रचनाओं के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभिज्ञान, शकुंतलम, इन सब चीज़ों के बारे में। यहाँ तक कि कालिदास की जो रचनाएं हैं उनके बारे में भी क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि इनकी रचनाओं को क्रम में लगाइए, सबसे पहले कब लिखी गई थी, कौन सी, और उसके बाद कौन सी। वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग कालिदास के बारे में भी एक रीडिंग मार लेंगे, उनकी रचनाओं के संबंध में। और भी कई सारे विद्वान हैं जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे। इन सभी राजाओं ने, चाहे वो समुद्रगुप्त हो, चाहे चंद्रगुप्त सेकंड हो, इन लोगों ने भी अब महाराजाधिराज की उपाधि धारण करना शुरू कर लिया है। ठीक है, परम भट्टारक प्रकार की उपाधियां भी धारण करनी शुरू कर दी हैं इन्होंने। तो इस प्रकार की उपाधि लेने का मतलब ही यही है, ये इस प्रकार की घोषणा रही होगी कि ये कई सारे महाराजाओं के भी क्या है, महाराज। लेकिन ये साथ साथ ये भी चीज बता रहा है कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ फ्यूडल। इसका मतलब यह है कि सामंत भी जरूर मौजूद रहे होंगे जो इनके अधीनस्थ शासक थे। जब ये अधीनस्थ शासक अपनी घोषणा करेंगे कि हम स्वतंत्र हैं, तब हम देख सकते हैं कि ये वही अधीनस्थ शासक क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं किस चीज़ के लिए, किसी भी साम्राज्य के पतन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये नजर आता है कि कैसे गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है और सामंत को उदय होने का मौका इसी कारण मिलता है बाद में। ठीक है, इसके बाद देखेंगे आप जितने भी राजाओं के नाम देखेंगे गुप्ता पीरियड में, जैसे कि स्कंदगुप्त है, ठीक है, और कुमारगुप्त है,
क्रमादित्य है। इस तरीके से आप देखेंगे कि इनके बारे में स्पष्ट जानकारी इनके द्वारा स्थापित अभिलेखों से तो मिलती ही है, साथ में हमें ये भी पता चलता है कि कैसे हुणों के भी आक्रमण इनके समय में हुए हैं और फिर किस प्रकार का इम्पैक्ट हमको उनके आक्रमण का देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैं इन सभी इससे ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जा सकता। ठीक है, आप स्कंदगुप्त के बारे में पढ़िए, आप कुमारगुप्त प्रथम के बारे में पढ़िए प्लीज़, और इनके समय में क्या क्या चीज़ें हुई थी ये आप पढ़ सकते हैं। सिक्कों के बारे में आप जरूर पढ़िएगा 100%, क्योंकि इन सभी शासकों ने सिक्के बहुत जारी किए थे। ठीक है, सिंह निहंता प्रकार के सिक्के, अश्वरोही प्रकार के सिक्के, अश्वमेघ प्रकार के सिक्के, मयूर प्रकार के सिक्के इन राजाओं द्वारा जारी किए गए। तो आपको पता लगाना होगा कि मयूर प्रकार के सिक्के किसने जारी किए थे। सिंह निहंता, शेर को मारते समय की आकृति भी आपको दिखाई पड़ेगी, उस प्रकार के सिक्के किसने जारी किए थे। ठीक है ना, तो ये सारा मैं आपको एक ब्रीफ में बता रहा हूं कि इन सब के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना होगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि इनका पतन भी शुरू होता है। परवर्ती गुप्त शासकों का भी पूरा पूरा उल्लेख मिलता है कि किस प्रकार से तेजी से पतन हुआ। दूसरी बात यह है कि जितने भी जो मेन रूलर्स हैं गुप्ता एम्पायर के, उनमें से लगभग सभी ने किस धर्म को संरक्षण दिया, भागवत धर्म को संरक्षण दिया है। तो हम कह सकते हैं कि जो शुरुआत के शासक हैं यानी कि जो मेन रूलर्स हैं गुप्ता पीरियड के, इनके समय में बुद्धिज्म एक राजकीय धर्म नहीं बनकर रह गया था। जो रुतबा बुद्धिज्म का अशोक के समय में रहा होगा उसका हमको डिक्लाइन देखने को मिला इनके समय में। लेकिन जो परवर्ती शासक हैं यानी कि जो लेटर गुप्ता रूलर्स हैं, उनमें से कईयों ने बुद्धिज्म धर्म को अपनाया था, जैसे कि बुधगुप्त है, वैन्य गुप्त है, पुरुगुप्त है। समझ रहे बात, ये सारे वे रूलर्स हैं जिन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया होगा। साथ ही साथ हमें पोस्ट गुप्ता पीरियड लेटर गुप्ता पीरियड में हम देखेंगे कि एक अभिलेख है जिसका नाम है ऐरण अभिलेख। क्या नाम है? ऐरण अभिलेख, जिसमें हमें पहली बार सती प्रथा की जानकारी मिल रही है। इसके बारे में जानकारी मिल रही है सती सिस्टम की, और ये है 510 ईस्वी का। ठीक है, पहली बार हमको जानकारी मिली सती की। तो ये कहाँ से मिला अभिलेख? सवाल आपसे पूछ रहा हूँ मैं कि ये कहाँ से मिला है और ये अभिलेख किस गुप्त शासक का है। ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि ऐरण अभिलेख किसका है, किस शासक का है। ठीक है, अंतिम शासक हम देखते हैं गुप्ता पीरियड का, वो है विष्णुगुप्त। ओके, विष्णुगुप्त इज द लास्ट रूलर। तो इन्होंने लंबे समय तक शासन किया। जाहिर सी बात है कि इनका एक अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रहा होगा, तो आप इसके एडमिनिस्ट्रेशन को भी पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन टॉप से लेकर बॉटम तक डिवाइड है। ठीक है, राज्य है, पहले साम्राज्य हो जाएगा, फिर राज्य हो जाएगा, फिर जिले हो जाएंगे। इस तरीके से जिले को विषय कहते थे, प्रांत को भुक्ति कहते थे। इस प्रकार से गांव तक हमारा प्रशासन जाएगा टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो इसको भी आप देखेंगे, मस्ट रीड अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुप्ता। प्लीज इसको देखिएगा एक बार। ठीक है, दूसरी बात हम देखेंगे इनके सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, जो कि आपने मौर्य एम्पायर में देखा होगा, वही चीज आपको यहाँ भी देखनी है। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो गुप्ता पीरियड में हमें याद रखना होगा वो है टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटी। क्या रखना होगा याद? टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटी। टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटी आपको ध्यान में देनी होगी, क्योंकि पहली बार हम देखते हैं कि भारत में मंदिर बनने शुरू हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम टेम्पल बिल्डिंग शुरू हुई और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को इसमें स्थापित किया गया। तो ऐसे कई सारी देवी देवताओं के मंदिर और उनकी मूर्तियां आपको इस समय स्थापित होते हुए दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, दशावतार मंदिर कहाँ है पता लगाइए। विष्णु जी शेष नाग में लेटे हुए हैं, उनकी नाभि से कमल निकला है, कमल में ब्रह्मा बैठे हैं, लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं। इस प्रकार की मूर्ति कहाँ से मिली है पता लगाइए। किस पीरियड की है? गुप्ता पीरियड की है। ठीक है, तो समझ रहे हैं, मूर्ति पूजा और मंदिरों का निर्माण जो मुख्य रूप से नागर शैली में किया गया था, इनके समय से शुरू होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें कानपुर, भूमरा, ये सारे वे इलाके हैं जो गुप्ता एम्पायर का हार्टलैंड था। ठीक है, तो आप जरूर पढ़ेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटी ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, वेरी इंपॉर्टेंट, शुड नॉट बी ओवरलुक्ड। फाइन, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। लिटरेचर,
लिटरेचर में तो बहुत ही कमाल हुआ है गुप्ता पीरियड में। क्लासिकल एज कहा जाता है, प्लस साइंस के क्षेत्र में भी प्रगति देखने को मिली है, यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आर्यभट्ट, वराहमिहिर का नाम आप जानते होंगे, ये सारी चीज़ें हुई हैं। कालिदास, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कालिदास की रचनाओं को जरूर पढ़िएगा और उनको क्रम में लगाइएगा। कालिदास के अलावा भी कई सारे क्या थे, विद्वान थे, लेखक थे, जिन जो गुप्ता पीरियड की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करते हैं। ये सारी चीज़ें गुप्ता पीरियड में क्या कला का विकास हुआ? बिल्कुल हुआ। मंदिर निर्माण अपने आप में कला का विकास ही है, ठीक है ना। और फिर लास्ट में देखेंगे इनका हम समाज परंपरागत 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन एक और क्लास हमको उभरती हुई नजर आती है जिसको हम कहते हैं कायस्थ, और ये जानकारी हमको पहली बार यहाँ से मिल रही है, ओशनस स्मृति से मिल रही है, और ये समाज के एक हिस्से बन जाते हैं। और ये लेखा जोखा वाला जो काम होता है उसमें काफ़ी निपुण हो जाते हैं। और ये जो अभी तक ब्राह्मणों के हाथों में ये जो अधिकार थे लेखा जोखे वाले, ये अब इनके हाथों में पहुंच जाते हैं। तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि क्या कायस्थ की जो सरनेम होते हैं उसको कैसे पहचानोगे, क्या तुम कायस्थ को पहचान सकते हो उत्तर प्रदेश में या पूरे इंडिया में? तो जिसके सरनेम में माथुर लगा है, श्रीवास्तव लगा है, सक्सेना लगा है, अगर ये सारे सरनेम आपको नजर आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो क्या है, कायस्थ हैं। ओके, तो एक जाति के रूप में ये स्थापित कब हुए? गुप्ता पीरियड में, ठीक है। अच्छा, क्या कोई विदेशी यात्री, चीनी यात्री क्या गुप्ता पीरियड में आया था? तो उसका जवाब है हाँ, फाइहान का नाम आपने सुना होगा। ये भी एक चीनी यात्री है जो चंद्रगुप्त सेकंड के समय में भारत की यात्रा में थे, और इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक भारत में अपना जीवन बिताया, पूरे भारत में घूमे, बौद्ध भिक्षु थे। और देखते हैं कि जहाँ जहाँ गए वहाँ पर कुछ ना कुछ देखा होगा और उसका विवरण भी दिया होगा। तो चांडाल नाम का शब्द सबसे पहले किसने दिया था? क्या ह्वेनसांग ने दिया था या फाइहान ने? आप मुझे बताएंगे। कौड़ियों का प्रयोग हो रहा है, ये किसने बताया है? कौड़ी मतलब लेन देन के लिए, काउरीज कहते हैं जिसको। हिंदी में क्या कह देते हैं? कौड़ी, इंग्लिश में कहते हैं काउरीज। इज वन ऑफ द मोड ऑफ वर्थ ट्रांजैक्शन ऑफ दैट टाइम। कौन दे रहा है इन्फॉर्मेशन? फाइहान दे रहा है, ठीक है। तो फाइहान के बारे में भी हो सके तो थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक। तो ये सारी बातें आपको गुप्ता एम्पायर के बारे में पढ़नी होगी, 100% पढ़नी होगी। ये भी पता लगाना होगा कि कैसे इनका डिक्लाइन हुआ और कैसे सामंतवाद कारण बनता है एक इनके पतन का। इसके बाद शुरू होता है पोस्ट गुप्ता पीरियड, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि पोस्ट गुप्ता पीरियड में भारत के किस किस हिस्से में कौन कौन से साम्राज्य स्थापित थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? उत्तर भारत का हर्षवर्धन वाला वर्धन वंश। और उन्हीं दिनों हम देखेंगे दक्षिण भारत में पल्लव डायनेस्टी की भी स्थापना हो चुकी है, और इसके बीच में हम देखते हैं कि जो चालुक्य वाला जो किंगडम है वो भी स्टैब्लिश होता है। इसके अलावा छोटे छोटे किंगडम भी और हैं, जैसे कि बंगाल का गौड़ वंश है, गुण हैं, पंजाब के हैं, परवर्ती गुप्त शासक भी हैं। ऐसे कई सारे शासक हैं जो इंडिया के अलग अलग हिस्से में शासन कर रहे हैं। लेकिन पोस्ट गुप्ता पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट जिसने डोमिनेट किया नॉर्थ इंडिया में, उसका नाम है हर्षवर्धन। तो इन सब के बारे में छोटी चर्चा कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो प्लीज़ इस लेक्चर को सुनने के बाद कम से कम गुप्ता वाले पीरियड को रिवाइज करिए तेजी से, और जितने फैक्ट्स इकट्ठे हो सकते हैं वो करिए, और रिवीजन करिए PIQ से भी गुप्ता पीरियड से, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, ऑल द बेस्ट।